We all are humans and being a human, we need a shelter to live. हम सभी को रहने के लिए एक घर चाहिए और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो घर बहुत खूबसूरत हो, बहुत मजबूत हो, जो हमें बाहर से आने वाली हर मुसीबत से बचा सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके. These are the things about the outer world, outer home. But what about the world inside? हमारे भीतर भी एक वर्ल्ड है, एक पर्सनल होम है जो हमारे थॉट्स से, हमारे इमोशंस से मजबूत या कमजोर बनता है. हम ही उसे बनाते हैं और हम ही उसे बिगाड़ते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाहरी दुनिया जिसमें आप रहते हैं, जिसको खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए आप इतने सारे उपाय करते हैं, इतने सारे जतन करते हैं, पर आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर जो वर्ल्ड इनसाइड है, या आप खुद अपने अंदर से कितने मजबूत हैं, या आपने जो आपका इनर होम है, जो आपका पर्सनल होम है, उसको मजबूत बनाने के लिए आपने क्या किया है. तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूं हर्षिता एंड वेलकम बैक एवरीवन इन माय न्यू वीडियो. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट आई थिंक एंड आई होप दिस वीडियो will help you people. So here we go with the topic that what is emotional imbalance and distress management, and hope you people will love it. So here we go. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि what is the topic, what is emotional imbalance and distress management, about which we are going to talk. टॉपिक जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल करें, जैसे कि क्या अक्सर ऐसा होता है कि आपका मन नहीं लगता और आपको रीज़न नहीं पता होता. क्या अक्सर ऐसा होता है कि आप परेशान होते हैं और आपको वजह नहीं पता होती कि आप क्यों परेशान हैं. क्या अक्सर ऐसा होता है कि सेम इवेंट्स पे आप डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए कल किसी से अगर आपकी लड़ाई हुई तो आपने उसको पीट दिया, बट अगर सेम मैटर पे किसी और इंसान के साथ या किसी ऐसी जगह पे किसी दूसरे हालात में अगर आपकी लड़ाई किसी के साथ होती है तो आप उसे सॉरी बोल के आते हो. मीन्स सेम इवेंट्स पे आप डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और आपको खुद भी नहीं पता होता आपका ये रिएक्शन किस वजह से है. क्या ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि यू आर नॉट इनफ कैपेबल टू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. आपको ऐसा लगता है कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, या आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए. क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह से मामले को समझ नहीं पा रहे हैं और उस पर एक कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं. क्या ऐसा होता है कि आपका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड वे में होता है. कभी कभी आपको लगता है रिएक्ट करने के बाद कि यार मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बट आप रिएक्ट कर चुके होते हैं और आपके पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है. मतलब आप अनएक्सपेक्टेड वे में रिएक्ट करते हैं और आपको लगता है कि उस वक्त आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए. क्या ऐसा होता है कि पल में तोला पल में माशा, आपका मूड स्विंग होता है और आपको पता नहीं चलता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब अभी अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है और अगले पल अगर कोई जोक सुना दे तो आप खुल के हंस भी देते हो. मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके इमोशंस किधर जा रहे हैं. मतलब जैसे सिचुएशंस बनती हैं, जैसे लोगों का रिएक्शन होता है, जैसा माहौल होता है, अकॉर्डिंगली ऑल ऑफ द सडन चेंज हो जाते हैं. क्या कभी ऐसा होता है कि आपका गुस्सा किसी और पे उतर जाता है. मतलब आप गुस्सा किसी और चीज से हैं, आप उतार कहीं और रहे हैं, आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है. अगर ऐसा होता है तो ये बहुत चिंता की बात है. और उससे भी बड़ी चिंता की बात ये है कि क्या टाइम बीतने के बाद और आपका गुस्सा उतरने के बाद भी अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, आप बेचैन हैं, आप गुस्से में हैं, तो क्या आपको खुद को काम डाउन करने में बहुत टाइम लग जाता है. आपको बहुत ऐसा लगता है कि चलो यार अब तो रात गई बात गई, छोड़ देते हैं इसको, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते. मतलब आपका दिल दिमाग उलझा रहता है, आपके दिमाग से वो बात निकलती ही नहीं है. ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि धीरे धीरे आप एक डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जिस डिसऑर्डर को हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी, यानी कि SPS. SPS से गुजरने का मतलब कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर बाहरी हालात, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के क्रियाकलाप का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. मतलब आपकी खुशी, आपका दुख, सब कुछ कनेक्टेड है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर सिचुएशंस कैसी हैं. यहाँ तक कि अगर बहुत तेज शोर हो, नॉइज, या फिर फिजिकल या मेंटल, कहीं भी अगर मेंटली आप दुखी हैं तो भी, और फिजिकली आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, पेन है, तो पेन जितना ज्यादा होगा आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी. यानी कि आप उस चीज से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यार मुझे कितना दर्द हो रहा है. अगर किसी ने तेज चिल्ला दिया तो आप उस बात से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यहाँ कितना शोर है, यहाँ बिल्कुल शांति नहीं है. मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी पूरी तरह डिपेंड करती है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है. आप इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं.
इसका मतलब ये है कि आप हाईली सेंसिटिव हैं। पर हाईली सेंसिटिव होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ निगेटिव चीजों को फील करते हैं। एक सेंसिटिव पर्सन निगेटिव चीजों को जितना फील करता है, उससे ज्यादा वो पॉजिटिव चीजों को भी उतनी ही अच्छी तरीके से, उतना ही डीप फील करता है जितना कि वो निगेटिव चीजों पर ध्यान देता है। देखिए, इमोशंस का मतलब है कि जो मोशन में रहे, जिसमें गति हो, यानी कि इमोशंस मूवेबल होते हैं। कभी भी कोई भी इमोशन बहुत लंबे समय तक एक इंसान के दिमाग में नहीं रह सकता। इमोशंस मूव करते रहते हैं। जैसे आपके थॉट्स चेंज होते हैं, वैसे ही आपके इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। मतलब दिस इज काइंड ऑफ सीसॉ गेम। वो गेम तो आपने देखा होगा जिसमें एक बच्चा इस साइड बैठता है, दूसरा बच्चा इस साइड बैठता है। जब ये पोर्शन ऊपर होता है तो दूसरा पोर्शन नीचे जाता है, जब ये पोर्शन ऊपर होता है तो ये नीचे जाता है। यानी कि अप्स एंड डाउन्स इमोशंस का स्वभाव है। कभी भी इमोशंस स्थिर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आप दुखी हैं तो आप सालों साल दुखी रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आज आप दुखी हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आने वाले कुछ मिनटों में आप खुश हो जाएं, आने वाले कुछ दिनों में आप खुश हो जाएं, आने वाले कुछ महीनों में आप खुश हो जाएं, लेकिन आप हमेशा दुखी नहीं रहेंगे। अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कोई भी इमोशनल कंडीशन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। दिस इज नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इमोशंस के बिना लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इमोशंस आर लाइक गेस्ट। देखिए, अगर आपका मन नहीं होता है तो भी अगर आपके घर कोई मेहमान आ गया है तो आप उसका स्वागत करते हैं। तो इमोशंस भी ऐसे ही हैं। जरूरी नहीं है कि मेहमान जो आएगा वो आपको खुशी ही देके जाएगा, हो सकता है वो कोई सैड न्यूज लेके आ जाए। तो इमोशंस के साथ भी ऐसा ही है, उनको आप रोक नहीं सकते। और इमोशंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, आपको खुशी भी दे सकते हैं, आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आप उस इमोशन से कितना डिस्टर्ब होते हैं। हमारा टॉपिक भी यही है कि आप डिस्टर्ब होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। देखिए, इमोशनल इम्बैलेंस का एक मेन कारण हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम। अगर आप फिजिकली फिट एंड फाइन नहीं हैं तो आपकी इस बॉडी में जो ब्रेन है, जो इमोशंस को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, वो चाह के भी निगेटिव इमोशंस को ना तो कंट्रोल कर पाएगा और ना ही उनको आपको इफेक्ट करने से रोक पाएगा। मतलब कि अगर आप फिजिकली कहीं से भी परेशान है, कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम है जिससे आप सरवाइव कर रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप दुखी रहेंगे और इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो आपसे कैसा बिहेव करते हैं, चारों तरफ आपकी जो चीजें हो रही हैं वो कितनी पॉजिटिव हैं, कितनी निगेटिव हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग अ सोशल क्रिएचर, हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं वो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं और हमारे थॉट्स या हमारे इमोशंस का एक बड़ा हिस्सा है जो इस चीज से प्रभावित होता है और रेगुलेट होता है। क्या आप पूरी तरह नींद ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनटाइमली सो रहे हैं, अनटाइमली जग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रात भर जग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं? आर यू स्किपिंग मील्स? क्या आप खाना इधर का उधर खा रहे हैं? मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट दिन के 2 बजे किया और दिन का खाना आप शाम के 4 बजे खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि टाइम से नींद लेना, टाइम से खाना खाना, आपकी बॉडी एक मशीन है जिसको एनर्जी की जरूरत होती है। उसको एनर्जी मिलती है टाइमली रूटीन करने से, यानी कि टाइम से खाना खाने से, टाइम से सोने से, टाइम से उठने से। अगर इन चीजों में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है तो आपकी बॉडी फिट एंड फाइन नहीं रह सकती। और अगर आपकी बॉडी फिट एंड फाइन नहीं है तो आपका दिमाग चाह के भी निगेटिव इमोशंस को आपको इफेक्ट करने से रोक नहीं सकता। क्या आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं? देखिए, इमोशंस में मोशन होता है, वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होते। पर अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, यानी कि आपके दिमाग में कोई बात ऐसी जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है, बहुत लॉन्ग टाइम से दिमाग में है, तो ये आपकी मेंटल सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और सबसे बड़ा रीजन, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब किसी बात का कोई मतलब नहीं है? आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपको लगता है कि जो हो रहा है वो होने दो यार, ये तो होनी है, इसको कौन टाल सकता है, काइंड ऑफ बातें करके आप उस चीज को जाने देते हैं। आपको लगता है आप उसको रोक नहीं सकते, तो जो हो रहा है होने दो, यानी कि होपलेसनेस। आप निराशावादी हो जाते हैं, आप आशा छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और आप अपने प्रयास करना बंद कर देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है या ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ब्रेन फॉग के शिकार हो रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म इजाद किया, ब्रेन फॉग। और ब्रेन फॉग की सीवियर कंडीशन को बर्न आउट के नाम से जाना जाता है, फॉर द प्रोफेशनल्स ओनली। अभी हम ब्रेन फॉग पे बात करेंगे। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि
चीजें भूल जाना, लेस कंसंट्रेशन, पेसिमिज्म, पुअर सेल्फ केयर, होपलेसनेस, ये कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि ब्रेन फॉग की कंडीशन में ज्यादा टाइम तक रहने से एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान सोचने लगता है कि यार अब जी के कोई फायदा नहीं, अब इस जिंदगी में मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो लेट्स सुसाइड। ये बहुत ही खतरनाक इफेक्ट है ब्रेन फॉग का। और ब्रेन फॉग की कंडीशन में हम सब हैं थोड़े बहुत, लेकिन हमको समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। हम उस चीज को यूजुअल लेते हैं, हमें लगता है अरे जो हो रहा है होने दो, यही लाइफ है। और जिन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वही चीजें जब लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं तो ब्रेन फॉग की या बर्न आउट जैसे डिसऑर्डर पैदा करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उस स्टेज में पहुंच गए। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप ऐसी किसी कंडीशन में हैं या नहीं। देखिए, सिर्फ मेंटली सेल्फ एनालिसिस करना ही इसका एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, इंसान कभी भी खुद को बहुत ज्यादा गलत नहीं मानता। जब भी आपकी गलतियों की बात की जाती है तो इंसान एक सेफ रास्ता ढूंढता है कि नहीं यार, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये गलत किया, मैं यहाँ कम्प्लीटली गलत नहीं हूँ। मतलब आप खुद को डिफेंड करते हैं थोड़ा सा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा सबके साथ होता है। तो मेंटली सेल्फ एनालिसिस करके इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि आप किसी इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं या नहीं बहुत मुश्किल है। लेकिन फिजिकल भी आप कुछ चीजों को नोटिस करके ये पता लगा सकते हैं कि सीरियसली आपके दिमाग में कुछ ऐसी निगेटिव चीजें चल रही हैं, ऐसे इमोशंस चल रहे हैं जिन्होंने आपको जकड़ लिया है पूरी तरह से और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। फिजिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, जैसे कि चेंज इन एपिटाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, हेडेक रहना, अचानक से कोई हार्ट प्रॉब्लम फेस करना, या फिर अचानक से बीपी का हाई या बीपी का लो हो जाना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट किसी सीवियर बीमारी के बिना ही बहुत तेजी से या तो बढ़ रहा है और या तो घट रहा है। ये फिजिकल कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, आपको हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से, डॉक्टर्स बताते हैं आपका बीपी लो हो रहा है, आप वीकनेस से फील करते हैं। कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स हैं ये कि इनको आप वॉच करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप वाकई इतने बीमार नहीं हैं, लेकिन ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ दिस बॉडी सिस्टम, यानी कि आपने सारा कंट्रोल इधर दे रखा है। तो जब कोई प्रॉब्लम यहाँ होती है तो उसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी में दिखता है। मतलब जरूरी नहीं है आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मेंटली भी किसी ऐसी तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी निगेटिविटी है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, परेशान कर रही है, या फिर बाहरी क्रियाकलापों का, बाहर की दुनिया का आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि फिजिकल जो आपकी बीमारियां आपको सामने दिख रही हैं ये ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, ये ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हो आपकी। मतलब मेंटली अगर आप ठीक रहें तो आप फिजिकली भी ठीक रहेंगे। ये जानिए कि ये इमोशनल इम्बैलेंस या स्ट्रेस का ये लेवल जो आपको एक टाइम पे ले जाके ऐसे ब्रेन फॉग, बर्न आउट और एसपीएस जैसे डिसऑर्डर्स में फंसा देता है, जो कि एक बहुत सीवियर मेंटल प्रॉब्लम को जन्म दे सकती है, वो आखिर आता कहाँ से है? सबसे पहली बात तो ये कि पुअर फैमिली और सोशल ट्रीटमेंट। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी में आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिली, वो जगह नहीं मिली, वो अप्रिशिएशन नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे, जो आपको मिलना चाहिए था? या फिर बचपन में कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें ये लगता है कि उनके ही सिबलिंग्स को, उनके भाई बहन को उनसे ज्यादा प्यार किया माँ बाप ने और उनको हमेशा ही लेस के लिए एडजस्ट करना पड़ा, उनको अपनी चीजें, अपनी प्यारी चीजें छोड़नी पड़ी, कभी कभी उनसे ले लिया गया जबरदस्ती। तो ये सारी चीजें बचपन से ही एक अजीब तरह की फीलिंग आपके अंदर भर जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, पर आपको कभी मौका ही नहीं मिला और आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको लोगों ने कभी समझा ही नहीं, आपको कभी तारीफ नहीं मिली आपने जो किया इसके लिए। और क्या होता है, आपके अंदर धीरे धीरे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरने लगता है और आपको ये लगता है कि जो कुछ भी अभी तक आपसे छीना गया है उसको आप वापस पा सकते हैं। कैसे? निगेटिविटी के भरोसे। वो निगेटिविटी क्या है? आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी, आप दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों की क्रिटिसाइज करते हैं, अपना गुस्सा उतारते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस भरा हुआ है, आप चीज़ों पे, हालात पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप इतना अनएक्सपेक्टेड रिएक्ट करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे डरते हैं और ये तरीका है जिससे आपको आपकी चीज़ें वापस मिल जाएंगी। ये गलत है।
आप फंस रहे हैं, एक ऐसे डिसऑर्डर में फंस रहे हैं जिससे एक टाइम बीतने के बाद आप चाह के भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि नो जॉब और अ जॉब यू डिसलाइक। या तो आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पर आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही। या फिर आपके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं पर आपके पास एक अर्निंग सोर्स नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब। ये भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपको उसका स्टार्टअप नहीं मिल रहा। ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़, कोई अर्निंग सोर्स आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। मतलब आप अपनी आजीविका के लिए जो करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप किसी ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो नौकरी आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो आपको पसंद नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं तो इनसे होने वाला इरिटेशन एक दिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सेकंड बाय सेकंड जो थोड़ा थोड़ा भर रहा है आपके अंदर, वो एक दिन एक लेवल पे जाके ब्रेन फॉग का रूप ले लेगा। जब ऐसे किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में आप फंस जाएंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आप पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी ठीक से नहीं बन रही है, आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ आपकी अच्छे से नहीं बन रही है, आपको लगेगा कि लोग आपसे खुश नहीं हैं, आपके अंदर एक होपलेसनेस बढ़ती जाएगी, आपको चीज़ें भूलने लगेंगी और आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आप थिंकिंग डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ बहुत कम्प्लीटली आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, अचानक से आपके दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि यार क्या चल रहा है तो समझ नहीं आ रहा। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर घंटों आपको काम करना पड़ता है, आपकी बॉडी थकी है, उसको रिलैक्स चाहिए, आपका माइंड थका है, उसको थोड़ा पीस चाहिए, थोड़ा म्यूजिक चाहिए, लेकिन आपके पास मजबूरी है कि आपको काम करना है। तो जब आप ऐसे स्ट्रेस में घंटों काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। तो ये थे वो सारे रीजंस कि आज का हमारा टॉपिक जो है इमोशनल इम्बैलेंस या डिस्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इमोशनल इम्बैलेंस है क्या, ये अच्छा भी है, बुरा भी है, किन किन चीज़ों से होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं इसको। और अब हम बात करेंगे कि इससे बाहर निकलने के टिप्स क्या है। अब तक हम इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि इमोशंस को रोका नहीं जा सकता, इमोशंस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम ह्यूमन से हमारी लाइफ में इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर इमोशंस हम तक आते हैं तो हम उनको पॉजिटिव वे में कैसे यूज करें। क्या ऐसा हो कि हम उससे कम प्रभावित हों निगेटिव तरीके से। अभी तक हमने जिन चीज़ों के बारे में बात की वो एक क्वेश्चन पार्ट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप धीरे धीरे अनजाने में ही सही किसी इमोशनल इम्बैलेंस को लंबे समय तक झेलने की वजह से किसी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको खुद भी नहीं पता है। क्योंकि लंबे समय तक ऐसी चीज़ें जब आपके दिमाग में रहती हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं तो एक टाइम के साथ वो एक डिसऑर्डर में बदल जाती हैं जो हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप चाह के भी कुछ बेहतर नहीं सोच पाते। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ से इमोशंस निकल जाएं, क्योंकि इमोशन निकलने का मतलब कि इंसान फीलिंगलेस हो जाएगा और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर आप इंसान रह ही नहीं जाएंगे, आप कुछ शायद गॉडेस बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इंसान हैं तो फीलिंग्स का हमारे साथ अटैच होना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम ये नोटिफाई कर सकें कि कौन से इमोशंस हमें डिस्टर्ब करते हैं, उनको अपने से दूर रख सकें ताकि हम अनजाने में ही किसी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार ना हो जाएं। और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हम सिचुएशन को समझते हुए और अपने इमोशनल रिएक्शन को समझते हुए हम सिचुएशंस और अपने इमोशंस के साथ एक तालमेल बिठा के कोई सेफ साइड चूज़ कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है नोटिफाई दैट इमोशन एंड राइट डाउन व्हाट यू फील। सबसे पहला काम जरूरी है वो ये है कि पहचानिए, नोटिस करिए, नोटिफाई करिए, रिकॉग्नाइज करिए कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी बातें हैं जो अगर आपके सामने हैपन होती हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते, आप इमोशनल हो जाते हैं या आपका इमोशनल बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, आप कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में रिएक्ट करने लगते हैं। मतलब कि वो चीज़ें, वो लोग, वो सिचुएशंस आपको पसंद नहीं है अंदर से, आप नहीं चाहते कि वो आपके सामने हो, पर जब कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते और कई बार आपको समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है। वहाँ पे कूल रहने की बजाय आप एंगर में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो क्या परिस्थितियाँ बनती हैं आपके साथ जब आपका कंट्रोल खो जाता है और आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके लिए आपको बाद में खुद पे भी अफसोस होता है।
और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है इससे रिलेटेड तो राइट डाउन करिए। आपने कई बार सुना होगा और देखा होगा कि आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसको लिखना शुरू करिए। जब आप चीज़ें लिखने लगते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके अंदर चल रहा है, अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर वो कोई ड्रीम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वो सपना जल्दी ही पूरा हो जाए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप सिर्फ उसको सोचते नहीं हैं, आप जो सोच रहे हैं आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस उस समय उस चीज़ पे लगा होता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप उसको सोचते हैं, आप उसको लिखते हैं, लिखने में आप फिजिकली अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप पूरी तरह फोकस्ड होते हैं जो आपके दिमाग में उस वक्त चल रहा होता है। और क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ का आप डीप एनालिसिस करते हैं इस तरह से तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाता है। आपने सुना होगा कि हर समस्या स्वयं में एक समाधान होती है, यानी कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन। जब आप चीज़ें लिखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप बहुत गो थ्रू होते हैं उस चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं तो आपको अचानक ही उसमें से आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत पॉसिबल है कि आपको सॉल्यूशन ना मिले, पर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अभी जूझ रहे हैं, आप उससे निकलना चाहते हैं, जब आप उसको पूरी तरह सोचते हैं ठंडे दिमाग से और जब आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो मे भी सॉल्यूशन ना मिले, पर आपको एक सेफ रास्ता मिल जाता है जिससे आप इस अप्रिय स्थिति से बच सकते हैं। इज दैट रिएक्शन वर्दी? सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे कितने मौके आए होंगे जब आपके इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से या आपके इमोशंस के आपके ऊपर हावी होने की वजह से आपके हाथ से चीज़ें निकल गई, वो बात खराब हो गई, आपसे लोग नाराज़ हो गए, आपकी इमेज खराब हो गई और आपको इमोशनल टॉर्चर सहना पड़ा। देखिए, जिस वक्त चीज़ें होती हैं उस वक्त ये समझ नहीं आता कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, क्योंकि हर इंसान लगभग वही काम करता है जो उस सिचुएशन के हिसाब से उसको सही लगता है। लेकिन जब बाद में आप सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि इस चीज़ का एक अल्टरनेटिव वे भी हो सकता था, एक दूसरा रास्ता भी हो सकता था जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। अपनी इमेज सबको प्यारी होती है, कोई नहीं चाहता कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके, बहस करके या कोई अनएक्सपेक्टेड वे में रिएक्शन देके आप अपनी इमेज खराब करें। पर चीज़ें हो जाती हैं जब आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। आप जब एकांत में बैठ के ये चीज़ सोचते हैं तो आपको समझ आता है कि इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता था जो आपने उस वक्त नहीं किया। वो सोचिए कि ऐसी कितनी चीज़ें ऐसी आपके साथ हुई हैं जो और बेहतर हो सकती थी, बेहतर रिजल्ट दे सकती थी, आपकी इमेज बेहतर हो सकती थी। हो सकता है कि आपके रिलेशंस खत्म नहीं होते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाए, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, चीज़ें खराब हो गई। पर सोचिए, क्या आपने जो किया वो पूरी तरह सही था? क्या आप सहमत हैं कि आपने जो किया वो पूरी तरह सही था और वही एक लास्ट ऑप्शन बचा रह गया था उस चीज़ को हैंडल करने का? जाहिर है आंसर नो में आएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव और सेफ साइड होता है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं जब इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। होमवर्क करिए, सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ दोबारा आपकी लाइफ में आती है तो आप कैसा रिएक्ट करना पसंद करेंगे। जवाब आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आपको ये जवाब आएगा कि आपने जो किया वो पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हो, कुछ ऐसा बुरा हो जो उसको पसंद नहीं है। तो अपने साथ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो पहला स्टेप लेना होता है वो हमें खुद लेना होता है। एंड द थर्ड वन इज बेटर सेल्फ केयर। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, उतना ध्यान रखिए जितना आप रख सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, हमारे बड़े बूढ़ों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, हमारा क्या है, हम तो सर्वाइव कर लेंगे, हम तो स्ट्रांग हैं। नहीं, नेवर एवर सेटल फॉर द लेस। कभी भी उस चीज़ के लिए मत मानिए जो आप डिजर्व नहीं करते। जो आप डिजर्व करते हैं वो आप पूरा राइट है कि आप उसको हासिल करें, और उसके लिए आपको अपनी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अपना ब्रेन और अपनी बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपका ब्रेन ठीक है, वो अच्छी तरह रेगुलेट हो रहा है, इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है, अच्छी तरह सोच पा रहा है, तो आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो बहुत बेटर वर्क करेगा। अगर आपकी बॉडी ठीक है, स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है, तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ डिस्टर्ब हुई, मीन्स अगर आप बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी बॉडी ठीक से सर्वाइव नहीं कर सकती है। बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी, जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया है अभी। या फिर अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द है, कहीं पेन है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चाह के भी जॉय या हैप्पीनेस को नहीं सोच पाएंगे। इस टिप्स पे सबसे ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है कि आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और अपने
अपने आप को वो फर्स्ट पर्सन मानिए, वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन मानिए जिसके प्रति आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ तभी कर पाएंगे और दूसरों को खुश तभी रख पाएंगे जब आप खुद ठीक रहेंगे, खुद खुश रहेंगे, खुद कैपेबल रहेंगे। इसलिए जो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी किसी के प्रति बनती है वो है आप खुद। तो अपना ध्यान रखिए और बाकी इमोशंस का रेगुलेशन अपने आप सही हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज थिंक ओनली विच यू वॉन्ट टू बी। सिर्फ वही सोचिए जो आप होना चाहते हैं। कभी भी कुछ ऐसा मत सोचिए जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो। सपोज करिए अगर आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी है और आपको बिल्कुल नहीं पसंद है लड़ाई झगड़ा करना, तो आप घर में आके अकेले में ये मत सोचिए कि अगर मिल गया दोबारा तो मैं उसको ऐसे मारूंगा। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, ये तो आपने सुना होगा। इसलिए कभी भी किसी ऐसी स्थिति की कल्पना भी मत करिए, इमेजिन भी मत करिए जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हो। इसलिए सिर्फ वही सोचिए जो आप चाहते हैं कि आपके साथ आपकी जिंदगी में हो। आपके एनवायरनमेंट का भी आपके इमोशनल रेगुलेशन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो ये ब्रेन के अट्रैक्शन का नियम है कि आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। अगर चीजें ठीक हैं या नहीं हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं, आपके इमोशंस भी वैसे ही रेगुलेट होते हैं और ब्रेन वैसे ही आपकी बॉडी का फंक्शन डिसाइड करता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अच्छा सोचें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दिमाग आपको कंट्रोल करे ये मत होने दीजिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। एंड द नेक्स्ट इज डू थिंग्स विच मेक यू फील हैप्पी। वो चीजें करिए जिनको करके आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, आपको अच्छा लगता है। पर ध्यान रहे कि कोई ऐसी चीज मत करिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो या किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। आप अपनी हॉबीज को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको करके आपको अच्छा लगता है, आपको रिफ्रेश्ड फील होता है, वो करिए। जब आप रिफ्रेश रहेंगे तो आपका माइंड बहुत इजीली उन चीजों पे फोकस कर पाएगा जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, सिवाय उन चीजों पे फोकस करने के लिए जो आपको तकलीफ देती हैं। अब जो टिप मैं बताने जा रही हूँ वो जितना इजी है उतना ही टफ है करने के लिए। एंड इट्स से सॉरी एंड फॉरगिव। अगर आपको लगता है कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही है जिसमें आपसे कहीं गलती हुई है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस सेकंड आपको ये रियलाइज होता है उसी सेकंड मिलिए, फोन करिए, सॉरी बोलिए। साथ ही मन में कोई ग्रज फीलिंग ना रखते हुए माफ करना सीखिए। ग्रज फीलिंग का मतलब ये है कि आप मन में बहुत पुरानी बातों को लेके रखे रहते हैं और उन बातों के इफेक्ट से जो इमोशंस आपको उस वक्त फील हुए थे उस चीज़ से आप आज भी निकल नहीं पाए हैं। और जब भी आपको वो सिचुएशन याद आती है तो आप एकदम बैक गियर लेके उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं और आपको वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही फील होने लगती हैं। ये ग्रज फीलिंग होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ग्रज फीलिंग है तो भी अगर कोई सामने से आके आपको सॉरी बोल रहा है तो माफ करना सीखिए। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए कुछ बेहतर करना है, तो जरूरी है कि आपके अंदर से गंदगी निकल जाए। अगर आप मन में रख के किसी बात को बैठे हैं, किसी की गलती को लेके मन में बैठे हैं, उसके लिए बुरा भला सोच के बैठे हैं, या फिर आपको अपनी गलती महसूस होती है, आपको सॉरी बोलना चाहिए लेकिन आप संकोच कर रहे हैं कि कैसे बोलें, तो ये चीजें ना, These are just like garbage। ये काइंड ऑफ कूड़ा है जो आपको हैवी करता है, जो आपको नीचे खींचता है। अगर आपको ऊपर उठना है, हल्का होना है, जिंदगी को एंजॉय करना है, तो सॉरी बोलने में और माफ करने में 1 मिनट की भी देरी मत करिए। एंड द लास्ट वन इज इग्नोर। यस, जस्ट इग्नोर द थिंग्स। अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप अपना टाइम देके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, सिवाय तकलीफ के, उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस माहौल को, उस बात को, उस सिचुएशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इग्नोर करिए और वहाँ से हाथ पैर जोड़ के निकल लीजिए। क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ साबित नहीं करना है। वहाँ पे अगर आप बहुत सारी चीजें करेंगे तो भी वो सिचुएशन वर्थलेस है। वहाँ से आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बेटर फील कराए। अगर आप वहाँ पे अपना टाइम देते हैं तो भले से आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना 100% दिया है, लेकिन यकीन मानिए कि आपके वहाँ से हटने के बाद वो चीजें, वो सिचुएशन इंस्टेंटली आपके अपोजिट वे में चली जाती हैं। एंड वाई इग्नोर? बिकॉज जिसको आपको नहीं समझना है वो आपको नहीं समझेगा। इमोशनल इम्बैलेंस का एक मेन कारण होता है लड़ाई झगड़ा या बहस।
या कोई ऐसी बात हो जाना आपके सामने जो आप पसंद नहीं करते या जैसे आप नहीं है वैसा आपको ठहराया जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने ऐसी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, तो जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं वो चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे बहस हो या कुछ और, जस्ट इग्नोर देम। क्योंकि जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, यकीन मानिए कि अगर आपका इमोशनल कंट्रोल उस वक्त नहीं रहता है खुद पे, तो आप चाह के भी वहाँ पे खुद को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और जो चीज़ें खराब होती आई हैं वो और ख़राब हो जाएंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्थलेस हैं, जहाँ पे आपके करने न करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहाँ पे उस सिचुएशन को इग्नोर करिए, उन चीज़ों को, उन बातों को इग्नोर करिए और वहाँ से जो टाइम बचता है वो इस काम में लगाइए कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। दिस इज़ द वीडियो जिसको बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या क्या पुट करूं। बट वॉट एवर जो मैंने कंक्लूजन निकाला मैंने वो आपके सामने रखा। प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर फीडबैक कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई टुक मोर डेज टू मेक दिस वीडियो, बट आई थिंक यू पीपल विल लाइक इट, यू पीपल विल लव इट एंड आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा और इज़ दिस हेल्पफुल टू यू और नॉट। सो आई होप यू पीपल आर सेफ इन योर होम्स एंड अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।